Hello everyone. In the last video of this series we have discussed about the Indus Valley Civilization. हमने उसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया था. इस वीडियो का मेन पर्पस है हिंदुइज्म को एक्सप्लेन करना. हिंदू एम्पीरियलिज्म कैसे स्टार्ट हुई, क्या राइज एंड फॉल था, इसका कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे हिंदू एम्पीरियलिज्म के थ्रू. सबसे पहले मैं इस टर्म को एक्सप्लेन कर लूँ कि व्हाट इज़ एम्पीरियलिज्म. किसी भी कंट्री की पावर, उसका इन्फ्लुएंस या किसी भी एम्पायर का पावर, उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए कोई पॉलिसी जो कि कॉलोनाइजेशन के थ्रू हो, मिलिट्री फोर्स के थ्रू हो या किसी भी तरीके से, अगर किसी कंट्री की पावर इंक्रीज हो इन तरीक़ों से तो वो होती है इम्पीरियलिज्म. या किसी जगह पर किसी एम्परर का रूल, किसी कोई अगर बादशाह या सुल्तान उस पर हुकूमत करे, वो भी एम्पीरियलिज्म कहलाता है. तो अब हम बात करते हैं इस लेक्चर की स्कीम की कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा डायनेस्टी की. मेजर हम इसमें 3 डायनेस्टीज़ को देखेंगे, हरियाणा का, नंदा और मौर्यन एम्पायर को. सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा डायनेस्टी की कि वो कैसे स्टार्ट हुई, उसका फाउंडर कौन था, फिर उसका फॉल किस तरह हुआ. उसके बाद नंदा ने मगधा पे रूल किया, उसके बाद अलेक्जेंडर की इन्वेजन हुई, फिर चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश की, फिर उसका बेटा बिंदुसरा आया और बिंदुसरा का बेटा अशोका ने आके क्या क्या रोल प्ले किया. फिर उसके बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनका सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशंस उनकी क्या क्या थी, और उनका आर्ट एंड लिटरेचर कैसा था. ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं हरियाणा डायनेस्टी से. सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जितनी भी हिंदू एम्पायर्स की ग्रोथ हुई है वो बुद्धिज़्म फैलने से पहले पहले हुई है, यानी कि पोस्ट बुद्धिज़्म पीरियड में इनकी ग्रोथ हुई थी. मगधा क्रैडल ऑफ द 3 ग्रेट एम्पायर्स. मगधा एक एंशियंट इंडियन किंगडम है जो कि साउदर्न बिहार में ये थी किंगडम, और ये कहा जाता है कि उनकी जो 16 ग्रेटर किंगडम्स हैं इंडिया की, एंशियंट इंडिया की 16 ग्रेट किंगडम्स हैं, उनमें से एक थी. हमारी जो मेन डिस्कशन है डायनेस्टीज़ के ऊपर वो फिलहाल हरियाणा का, नंदा और मौर्य डायनेस्टीज़ पर है. सबसे पहले हम हरियाणा की बात करते हैं. इनके 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, एक बिम्बिसरा और एक अजय तस्तुरु, और इसका जो कैपिटल था वो पतलीपुत्र था. और हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनके अलावा, इनको अगर हट के देखें हम तो ये चीज़ें एम्पायर में थीं, लेकिन हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ज़्यादा पॉपुलर था. और इनका जो एक लर्निंग सेंटर था जो टेक्सिला है, टेक्सिला के नाम से था, वो आज भी जो हमारे सिंध के इलाके में टेक्सिला है ये वही है, ठीक है. तो टेक्सिला जो था वो इनका सेंटर ऑफ लर्निंग था, और इनके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड और कॉमर्स के, वो बनारस में था, स्केटा में था, राजगढ़ में था और चंपा में था. और बाद में इनकी जो वो राजगीर एक्सकेवेशन हुई या इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो भी हमें मिलते हैं सबूत वगैरह, वो सारे राजगीर एक्सकेवेशन के थ्रू मिलते हैं. अब हम बात करते हैं नंदा रूल की. जब हरियाणा का डायनेस्टी का फॉल हुआ तो नंदा डायनेस्टी बनी. कैसे बनी? इन लोगों ने मगधा एम्पायर पे रूल किया, और इसका जो फाउंडर था वो था महापद्म नंदा, और ये लो ओरिजिन से था. इसने अपनी पोजीशन कैसे बनाई थी? इसने खश्तरीज फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करके, उनका कत्ल वगैरह करके, तो फिर इसने अपनी पोजीशन बनाई थी. अब ये हम सब जानते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इंडिया में हिंदू सोसाइटीज़ में 4 तरह की कास्ट होती हैं. एक ब्राह्मण्स, एक खश्तरीज, एक वेश्यास और एक शूद्रस. जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके बारे में तो वो कहते हैं कि ये गॉड ऑफ क्रिएशन है, यानी कि ये भगवान के किसी पार्ट से बने हैं, तो ये बहुत एलीट क्लास है, ये राजा महाराजा होते थे, ठीक है. जो खश्तरीज थे ना, वो सेकंड हाईएस्ट इनकी क्लास है. जो रिचुअल स्टेटस मिलता है इनको, 4 वर्णास या सोशल क्लास हम कह सकते हैं, उनमें इनको दूसरा स्टेटस मिलता है. और ये वो लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करते हैं या ये रूलिंग क्लास होती है. तो महापद्मानंदा ने क्या किया? इसने खश्तरीज फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया और खुद आ गया रूल में. इसने फिर रूल किया, और हुआ क्या कि इस पूरी जो नंदा हमारे पास डायनेस्टी थी, इसके बॉर्डर्स थे अवंती से लेकर अंगा तक, और इसका जो लास्ट रूरल था वो था धनंदा. इनके नाम थोड़े टफ हैं, बाकी ये बहुत इजी डायनेस्टीज़ हैं, ये इनको याद करना मुश्किल नहीं है. इनके जो पूरे, हम बात करते हैं पूरी डायनेस्टी के जो रूल्स वगैरह थे, उनमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो थे चंद्रगुप्ता मौर्य, जो कि मगध आर्मी का पहला कमांडर था, और चंका कुटेलिया. ये चंकिया कुटेलिया के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है. अब आगे हम बात करते हैं अलेक्जेंडर्स इन्वेजन की. जब नंदा ने मगधा पे रूल करना स्टार्ट किया तो 327 बीसी में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर घूमता घुमाता उसने इन्वेट किया इस जगह पर, और जो टेक्सिला का किंग था अम्भी,
उसने खुद को सरेंडर किया और उसने अलेक्जेंडर की मदद की कि वो पोरस किंगडम में दाखिल हो। और फिर हुई बैटल ऑफ हैदपसिस। उसमें क्या हुआ कि जो किंग पोरस था वो उसको पकड़ लिया गया, ठीक है, और उसको कैद कर दिया गया। बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया और उसको कहा कि चलो ठीक है, तुम अपना ना रूल कंटिन्यू करो जो तुम कर रहे थे। और अलेक्जेंडर ने छोटी छोटी किंगडम्स में उसने इन्वेट किया और उसने फिर डिसाइड किया कि वो मगधा के एम्पायर के जो रूलर्स थे उनके खिलाफ लड़ेगा। उसने सोल्जर्स इकट्ठे किए, उसने आर्मीज बनाई, लेकिन एंड पे हुआ क्या कि उसने डिसाइड किया कि अब वो वापस चला जाएगा, वो नहीं इन्वेट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोल्जर्स वगैरह जो थे उन्होंने कहा कि हम आगे नहीं जा रहे, या उसने अपना जहन बदल लिया। इसकी भी बहुत सी रीजंस थी। खैर, अलेक्जेंडर की इन्वेजन जो उसने की थी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ गई, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी एक तो ये इकट्ठी हो गई। उसके अलावा अलेक्जेंडर के आने से बाद ये हुई कि जितने भी ग्रीक ट्रेडिशंस वगैरह थे वो बहुत इन हो गए थे इन इलाकों में। क्यों? क्योंकि ग्रीक से जितने भी यूनान के लोग थे उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ा, फिर ट्रेड के लिए रास्ते खोले, उन लोगों ने नए नए वेन्यूज़ बनाए ट्रेड के लिए। ग्रीक फिलोसफीज़ के बारे में बहुत सी बात हुई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ ग्रीक फिलोसफीज़ का, क्योंकि वहाँ पर ग्रीक फिलोसफर्स बहुत ज़्यादा इन्वेट किए थे। फिर आती है हमारे पास मौर्यन एम्पायर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नेम है चंद्रगुप्ता मौर्य। ये था फाउंडर इस एम्पायर का और इसने तकरीबन 24 साल हुकूमत की थी यहाँ पर। बहुत सारी किंगडम जो थी वो इसमें शामिल हो गई थी, लेकिन इसका जो मेजर एरिया था ना वो नॉर्दर्न इंडिया था। इसने ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया पे रूल किया था। और इसकी बहुत सी, यानी कि हम देखते हैं कि ईस्ट में इसकी डोमिनेंस हमें बहुत मिलती है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस थी, इसने बहुत सी अलायंसेस बनाई थी। जो अलेक्जेंडर का जनरल था उसका नाम था सेल्यूक निकेटर, ठीक है। और इसके भी आगे बेटे का रोल आएगा कि उसने क्या किया था। अब जब उसने सब प्रोविंसेस, उस पूरे एरिया के जो प्रोविंसेस थे उसके साथ अलायंसेस बना ली, तो तकरीबन 6 लाख जो थी ना आर्मी की 6 लाख आर्मी थी डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो कि इसने कनकर कर ली थी। और उन प्रोविंसेस में जो कि जिससे इसने अलायंसेस बनवाए थे उसमें हेरात था, कंधार था, बलूचिस्तान था, काबुल था, ये सब इलाके थे। और एम्पायर इतनी बड़ी थी कि वो पतलीपुत्रा ईस्ट में उसका था, फिर हिंदू कश माउंटेन्स, हेरात नॉर्थ वेस्ट और साउथ में मिसोर तक इसके सारे रीजन्स थे इस एम्पायर के। अब है बिंदुसरा। बिंदुसरा जो था ये चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा था और ये 3000 BC में तकरीबन इसने रूल लिया और इसने 27 ईयर्स हुकूमत की। चंद्रगुप्ता ने 24 साल और बिंदुसरा ने 27 ईयर्स हुकूमत की थी। इसको हम अमृतसर घाटा भी कहते हैं क्योंकि इसको कहा जाता है इसने अपने दुश्मनों का बहुत कत्ल किया था। स्लेयर ऑफ फोर्स, फोर्स कहते हैं दुश्मनों को। इसने बहुत दुश्मनों से लड़ाइयाँ की थी और ये बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का आदमी था। इसने जो मैंने लास्ट टाइम जनरल की बात की थी सेलेउकस निक्टर, उसका बेटा था किंग एंटीओकस I। इसने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बनाए थे और फिर इसका जो बेटा था अशोका, उसने आकर इससे हुकूमत ली थी, ठीक है। अशोका, अब इसका बहुत नाम है पूरे इस एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बुद्धिज़्म भी बहुत ज़्यादा फैला था। इसको द ग्रेट्स में भी शामिल किया जाता है और कलिंगा वार भी इसके टाइम बीइंग में लड़ी गई थी। सबसे पहले ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन। कहते हैं कि अशोका ने 99 भाइयों को अपने मारा था सिर्फ थ्रोन के लिए, सिर्फ हुकूमत के लिए। और इसमें इतना खून बहा था, बहुत सी आर्मी मरी थी, लोग कत्ल हुए थे, बहुत नुकसान हुआ था इसमें। और इसको चंद अशोका भी कहा जाता था क्योंकि बहुत जालिम बादशाह था इन द वेरी स्टार्ट। लेकिन फिर हुआ क्या, जब इसका 11th ईयर था इसकी हुकूमत का तो इसने कलिंगा वार लड़ी और कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा खून बहाने वाली एक बैटल थी पूरी हिस्ट्री में। और कलिंगा किंगडम जो थी उसने मौर्यन एम्पायर के साथ लॉयल्टी शो नहीं की और इसी वजह से तकरीबन 1 लाख जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो मारे गए और 1,50,000 तो कैद कर लिए गए थे। अब इसका अशोका पे इतना बुरा इंप्रेशन पड़ा कि एक तो वो परेशान रहने लग गया। उसने फिर डिसाइड किया कि आज के बाद मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़नी। उसने बुद्धिज़्म एम्ब्रेस किया, ये समझ के कि ये रिलीजन ऑफ पीस है, और उसने फिर दिन और रात इसी को ही फैलाने में उसने काम शुरू किया। अब उसने अपनी जो लग्जरियस रॉयल लाइफ थी, यानी कि वो जो इतने ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारता था, उसने वो छोड़ दी। उसने अपने मिशनरीज़ को इजिप्ट भेजा, सीरिया भेजा, मैसिडोनिया भेजा, सिलोन, जितने भी इलाके उसके इर्द गिर्द थे उसने भेजा लोगों को। वहाँ पर उसने बुद्धिज़्म फैलाने के लिए काम शुरू किया। उसके बेटे और बेटी थे महिंद्रा और संघामित्रा, उनको भेजा सिलोन कि वो जाएँ और जाके बुद्धिज़्म वहाँ पर फैलाएँ। फिर जब अशोका की डेथ हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पायर भी डिक्लाइन होने लग गई। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम। अब किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी? इन लोगों ने अपनी एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था, यानी कि प्रोविंसेस को और प्रोविंसेस को कैपिटल में, यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 प्रोविंसेस बना लिए।
प्राच्या मदेसा के नाम से, कलिंगा, अवंती और दक्षिणापथा और उत्तरपथा। इनके नाम से इन्होंने 5 प्रोविंसेस अपने बनाए और उनके रखे कैपिटल्स, यानी कि जैसे कलिंगा का कैपिटल तो साली, अवंती का उज्जैन, इनके रखे कैपिटल्स। अब होता क्या था कि जो फर्स्ट प्रोविंस था ना, पहला प्रोविंस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, वो रूल करता था डायरेक्ट एम्परर, यानी कि अशोका उसको डायरेक्टली उसको रूल करता था। लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस थे उसको रूल करते थे वाइसरॉयज, और जो बाकी कैपिटल्स थे उनको ये प्रोविंसेस के जो थे रूलर्स वही इनको रूल करते थे। और जो एम्परर था उनको कौन असिस्ट करता था? मिनिस्टर्स, यानी कि जो कबीना बनाई जाती थी मिनिस्टर्स की, वो उनको असिस्ट करते थे। अब स्पाई सिस्टम, इनका जासूस का सिस्टम बहुत ज़्यादा इन था। इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, फिर वेल ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मी, इनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तकरीबन 6 लाख सिपाही थे, 30,000 कैवलरी यानी कि जो घोड़ों पर लड़ते थे 30,000 वो थे, और 900 हाथी थे। और इनकी कैपिटल सिटीज़ को ऑटोनॉमी दी गई थी कि वो खुद हुकूमत जो है वो सेल्फ उनको गवर्न करती है, उनको वो दी गई थी ऑटोनॉमी। हर सिटी को तकरीबन 30 मेंबर्स ऑफ कमीशन जो थे वो गवर्न करते थे, और उसको भी मज़ीद 6 बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया था, या तो 1 या 2 डिपार्टमेंट्स के चार्ज के अंडर। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वेल सीक्वेंस थी। अब हम बात करते हैं इनके सोशल रिलीजियस कंडीशंस की। इनमें रिलीजियस और सोशल हार्मनी बहुत ज़्यादा थी, कोई किसी किस्म का क्लैश नहीं था इनके सोशल और रिलीजियस बिहेवियर्स में। फिर इनकी जो एग्रीकल्चर थी, इंडस्ट्री थी, ट्रेड थी, उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की मईशत होती है। फैमिली सिस्टम इनके ज़्यादातर जॉइंट थे। जितने भी रॉयल फैमिलीज़ के या नोबल फैमिलीज़ के मेंबर्स थे वो सिंगिंग को, डांसिंग को, एक्रोबैटिक्स को, हंटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे, इनकरेज करते थे। अशोका जो था वो इन सब चीज़ों से कहता था कि ना किया जाए, उसको नहीं पसंद थी ये सब चीज़ें। लेकिन जो आम लोग थे वो क्या करते थे, वो खुद को मीट ईटिंग, ड्रिंकिंग, हंटिंग, इन सब चीज़ों से महसूस कर लेते थे। स्लेवरी रही एंड तक, ठीक है, गुलामी रही। हिंदुइज़्म वहाँ पर मेजर रिलीजन था, लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आकर हिंदुइज़्म को कम्पीट करते थे। और बुद्धिज़्म की जो अशोका के टाइम पीरियड में उसकी जो वर्थ थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, रॉयल पैटर्नेज मिल गई थी। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म खुद अशोका का रिलीजन बन गया था, और जैनिज़्म ने प्रोग्रेस किया बिहार के एरियाज़ में। इकोनॉमिक कंडीशंस, अब इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी? मैंने जैसा कि पहले बताया कि ट्रेड को और एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो इसी वजह से जो मेजर ऑक्यूपेशंस थी रूरल एरियाज़ में वो कैटल रेयरिंग थी, मवेशी चढ़ाना, एग्रीकल्चर करना। जबकि सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ थी, कारपेंट्री थी, बोट बिल्डिंग, माइंस, क्योंकि ट्रेड होता था वहाँ पे। मैंने बताया था कि ग्रीक वेन्यूज़ बनाए गए थे ट्रेडिंग के लिए, तो बोट बिल्डिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम थी। और इंडियाज़ प्रीमियर प्रोडक्ट जो इंडिया तक ये जो चीज़ें बनती थी वहाँ पर, सिल्क फैब्रिक थी, लिनन क्लोथ्स थे, वुलन ब्लैंकेट्स, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स। तो ये जो फैब्रिक में काम थे वो ये चीज़ें ज़्यादा मशहूर थी। फॉरेन ट्रेड की जाती थी वेस्ट के साथ, जब अलेक्जेंडर इन्वेड करके जा चुका था तब। और गवर्नमेंट ने शिप्स बनाई थी ट्रेड पर्पस के लिए। तो ये सब चीज़ें थी जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस में उनके हेल्प करती थी। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। अशोकन पिलर्स बनाए गए थे, ठीक है, और तकरीबन 84,000 स्टूपास बनाए गए थे इंडिया में, पूरी इंडिया में। ये अशोकन पिलर्स ही थे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टूपा था वो था सांची स्टूपा। और ये कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत और स्प्लेंडेड पैलेसेस बनाए गए। टैक्सिला को उत्तरप्रथा का कैपिटल बना दिया गया और वो सेंटर ऑफ लर्निंग भी था, ठीक है। मौर्यन एजेस जो थे उन्होंने 3 ग्रेट वर्क्स किए थे। एक तो आर्ट शस्त्र बाय चंक्या कुटेलिया, ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। कल्पसूत्रा बाय भद्रबाहु और कटावतु ऑफ द बुद्धिस्ट। तो ये 3 मेजर आर्ट्स थे जो कि मौर्यन एम्पायर के थ्रू प्रोड्यूस हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं उनकी पूरी हिस्ट्री में। तो ये था हमारे पास फुल स्कीम जो कि हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले मैं इसका एक छोटा सा कंक्लूजन दे दूं। हरियाणा का डायनेस्टी आई, ठीक है। हरियाणा के मैंने डिस्कस किए कि 2 उनके मेजर रूलर्स थे, जिनमें से एक बिंदुसरा था। और उसके जब फॉल हुई तो नंदा एम्पायर आई। नंदा एम्पायर में क्या किया कि नंदा ने मगधा के ऊपर रूल किया, और 367 में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, उसने किंग पोरस पर उसको कैप्टिवेट किया।
उसका साथ दिया था टेक्सिला के किंग ने। लेकिन हुआ क्या कि अलेक्जेंडर ने फिर इन्वेड नहीं किया उन छोटे छोटे इलाकों में और वो वापस चला गया और किंग पोरस को कहा गया कि तुम अपना रूल कंटिन्यू करो। वो करने के बाद जब वो वापस गया तो चंद्रगुप्ता आया और चंद्रगुप्ता मौर्य ने मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश की। फिर उसका बेटा बिंदुसरा के बाद अशोका ने बहुत ज़्यादा डेडली वॉर्स लड़ी और उसके बाद उसने बुद्धिज़्म को फैलाया, बुद्धिज़्म उसने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की थी, उन्होंने किस तरह प्रोविंसेस को और कैपिटल्स को डिवाइड किया हुआ था, कैबिनेट मिशनरीज क्या कर रहे थे, मिनिस्टर्स क्या कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस क्या थी, किस तरह उनकी सोशो रिलीजियस हार्मनी थी और उनका आर्ट एंड लिटरेचर में 3 मेजर वर्क्स। तो ये था फुल इंट्रोडक्शन अबाउट द हरियाणा, नंदा एंड मौर्यन डायनेस्टीज का। In the next video, we will be continuing the same topic. Thank you so much.